देखिए भैया, वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, 5 नंबर की वेटेज का टॉपिक है। ठीक है भैया, देखिए पहले सबसे पहले बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? ठीक है, आप फोर्स लगाओ और फोर्स की डायरेक्शन में आपकी बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस कर जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, वर्क। ये आपने फोर्स लगाया एफ और बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई, तो क्यों फोर्स के किस कंपोनेंट की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है? तो एफ कॉस थीटा। इधर क्या है, एफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका वर्क क्या हो गया, फोर्स जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो की क्या है, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या है, एक्स, तो वर्क क्या हो गया, एफ एक्स कॉस थीटा। वर्क क्या हो गया, एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है भैया, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क। अगर मैं वर्क के प्रकार की बात करूंगा तो हमारे पास 3 टाइप के वर्क है। अबे यार ये बार बार लग रहा है, इसलिए ये लगता है ना, तो फिर वो पेन की यहाँ पे वो डस्टर आता है। टाइप ऑफ वर्क, सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, इस केस में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं भैया, पैरेलल होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग को खींचा, फोर्स इधर लगा रहे हो आप, और स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर हो रहा है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या होगा, देखो आप जहां फोर्स लगा रहे हो वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दिस फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, देखिए पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल है भैया कि आपने एक बाल्टी को ऊपर की तरफ खींचा, तो टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है और बाल्टी भी कहां आ रही है, ऊपर ही आ रही है, तो आप देख रहे हो टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या होगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव सेम होती है, उस केस में वर्क क्या आता है आपका, पॉजिटिव आता है। ठीक है, समझ गए? चलो भैया, अब जरा इसे मैथमेटिकली देख ले, तो वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये हमेशा पॉजिटिव टर्म होगी, रीजन क्या है, तो किया ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव होगा। अगर वर्क नेगेटिव आ रहा है तो इसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव वर्क की बात करें ना, तो ये पॉजिटिव होगा तो वर्क आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव कब होता है, कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 से ज्यादा या बराबर और 90 डिग्री से कम, मतलब एक्यूट एंगल पर। अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल एक्यूट है तो वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल, अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है भैया, एक्यूट है, तो आपका वर्क क्या है, पॉजिटिव आना। अब आते हैं भैया नेगेटिव वर्क की बात करते हैं। नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क क्या होता है, जब एफ अपोजिट टू एक्स, यानी एंगल क्या हो, अगर बात की जाए तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री क्या होता है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज यानी इसका मतलब है कि फोर्स के उल्टा, फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, उल्टा लग रहा हो। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, उल्टा लगता है, तो उस फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे एग्जांपल में, जब मैं स्प्रिंग को खींच रहा था तो डिस्प्लेसमेंट बाहर हो रहा था, लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही थी वो कहां लगा रही थी, अंदर। तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, नेगेटिव। जब आप बाल्टी को ऊपर खींच रहे थे तो ग्रेविटी कहां के नीचे खींच रही थी उसको, बाल्टी को, ग्रेविटी एक फोर्स है ना, और बाल्टी कहां जा रही थी, ऊपर। तो यहां पर ग्रेविटी जो वर्क कर रही है और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उल्टा कर रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगला आ रहा है भैया जीरो वर्क। अच्छा, इसमें मैथमेटिकली अगर आप देख लो तो वर्क क्या होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब वर्क नेगेटिव आया किसकी वजह से, कॉस की वजह से। और कॉस नेगेटिव को होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो,
180 से कम हो या 180 के बराबर हो, लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, यानी एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस हो। ठीक है, आते हैं भैया जीरो वर्क। जीरो वर्क, इसके एग्जांपल ज्यादा पूछे जाते हैं जीरो वर्क है। जीरो वर्क आपको बता दूं, वर्क जो होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, या तो ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए, या ये जीरो हो जाए। इन तीनों कंडीशन में, क्योंकि आपको पता है जीरो फोर्स हो सकता है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और अगर आपका कॉस थीटा भी क्या आ गया जीरो, तो आपका वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब ये फोर्स जीरो कब आता है, देखिए अगर मैं कॉमेट वगैरह की बात करूं तो कॉमेट वगैरह पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता, और जब उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तो भैया बेशक कॉमेट चल रहा है, बेशक कॉमेट्स के अंदर क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन वर्क क्या आएगा, जीरो। यानी फोर्स लगना चाहिए वर्क के लिए, कोई चीज चल रही है उसमें फोर्स नहीं लग रहा तो वर्क क्या आ रहा है, जीरो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, जैसे आप दीवार पे कितना भी फोर्स लगा दो दीवार डिस्प्लेस नहीं करेगी, ठीक है भैया, फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए वर्क क्या होगा, जीरो। और तीसरा जो सबसे मेन केस है कि भैया कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी थीटा क्या हो जाए, कॉस थीटा बराबर में जीरो, कॉस जीरो को क्या लिखते हो, कॉस 90, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा क्या हो गया 90, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जाओ बता कौन कौन से केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो देखिए भैया इसके तो ज्यादा एग्जांपल नहीं पूछे जाते, सबसे मेन यही है। जैसे मान लीजिए एक कुली है, कुली आपका फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है और डिस्प्लेसमेंट कहां करता है, ऐसे, तो आप देख रहे हो कि भैया जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, क्या फोर्स की डायरेक्शन में, लगेज जो उठाता है उसके लिए ऊपर फोर्स लगाएगा ना, और चलेगा कैसे, एक्स के लॉन्ग, फोर्स लगा रहा है वाई के लॉन्ग और चल रहा है, तो यहां पर जिस फोर्स को लगा रहा है उसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसका मतलब वर्क क्या होगा, इसकी वजह से जीरो होगा। समझ गया, ये तो हो गया कुली, कुली। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, पार्टिकल ऐसे चलता है, ऐसे डिस्प्लेस करता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टेंजेंशियल, और फोर्स कैसा होता है, रेडियल। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इक्वल्स में क्या होगा, जीरो। और एग्जांपल बताओ भैया, पेंडुलम देखा है, पेंडुलम, ये पेंडुलम है, ठीक है, तो भैया आपका पता है इसका वेट कैसा लगेगा, mg, ये है आपका थीटा एंगल, यहां पर अगर थीटा बना तो इसी के लिखेंगे क्या, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। ठीक है, अच्छा आपको बता दूं, जो ये जो पेंडुलम है उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में ना, पेंडुलम ऐसे तो आएगा, तो आप देख रहे हो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके mg cos थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी जिस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी इसकी वजह से वर्क क्या हो रहा है, जीरो। इसकी वजह से वर्क तो हो रहा है mg sin थीटा, क्योंकि mg sin थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन mg cos थीटा की डायरेक्शन में नहीं हो रहा, उसके परपेंडिकुलर हो रहा है। अब ये ध्यान रखना कि जहां पर फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो उस फोर्स की वजह से वर्क क्या आता है, जीरो होता है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। अच्छा आपको थोड़ा वर्क के बारे में बता दूं, वर्क आपको पता है एफ एक्स कॉस थीटा होता है, आपको ये भी याद हो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी, यानी आप इसको ये लिख सकते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो, तो हमने क्या लिख दिया, डब्ल्यू इक्वल्स में एफ डॉट एक्स, यानी आपको फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में दिया, तो आप वर्क निकाल सकते हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ फोर्स इक्वल्स में क्या है, आई जे प्लस 2k, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2i प्लस 5j प्लस 6k, तो आपको क्या निकालना, वर्क निकालना। वर्क क्या होता है, एफ डॉट, अगर वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में रखा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो क्या है, आई जे प्लस 2k, ये फोर्स की वैल्यू आ गई, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, 2i प्लस 5j प्लस 6k। डॉट निकाल दीजिए, आई का डॉट इसके साथ तो क्या हुआ 2, जे का डॉट इसके साथ तो क्या हुआ 5, और 2 का डॉट इसके साथ तो क्या हुआ 12। सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो भैया, 19 जूल आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, अब देखिए टॉपिक बताइए, टॉपिक बता दो भैया, टॉपिक टॉपिक टॉपिक, हाँ ग्राफ, ग्राफ आ रहे, तो भैया ग्राफ एफ एक्स ग्राफ बता रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। पहले केस में आपका फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेरिएबल है।
वेरिएबल है, तो उस केस में आपका जो एफ एक्स ग्राफ रहेगा वो इस तरीके से आएगा। क्या बनने वाला है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, क्या बनेगा? तो इसका जब आप एरिया निकालते हो, एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है, और चौड़ाई क्या है, एफ है, तो एफ इंटू में एक्स क्या हो जाएगा, वर्क, क्या आएगा? यानी आपको कहीं पे रेक्टेंगुलर ग्राफ दीजिए एफ एक्स, तो उसका एरिया निकाल दो तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अच्छा, दूसरा ग्राफ है, एफ वेरिएबल है, एफ वेरिएबल है, लेकिन जो फोर्स के अंदर वेरिएबल वेरिएशन आ रही है, जो चेंज आ रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है, और डिस्टेंस तो आपको पता ही है क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा। तो उस केस में आपका जो ग्राफ जाएगा एफ एक्स ग्राफ, वो कुछ इस तरीके जाएगा, ट्राइंगुलर शेप का ग्राफ बनने वाला आपका। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा, फोर्स, और बेस क्या होगा, एक्स, एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस क्या है भी आपका एक्स है, हाइट क्या एफ है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क, वर्क का आधा भी क्या होगा, वर्क ही आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, ये आपका एफ एक्स ग्राफ है, क्या है, एफ एक्स ग्राफ है, ग्राफ ऐसे गया, देन उसके बाद ये वापसी नीचे आ गया। ठीक है, यहां पर है आपका, यहाँ की रीडिंग है 10 न्यूटन की, ये है 0 न्यूटन, ये है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, और ये है 8 मीटर। आपको क्या निकालना, कुल वर्क निकालना। तो वर्क निकालने के लिए A1 एरिया, A2 एरिया या A3 एरिया, ये खुद ही क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, क्या बन रहा है, तो ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हो, बाकी तीन एरिया को आप निकाल करके वर्क निकाल लोगे। वर्क क्या होगा, क्या होगा वर्क, एरिया A1 प्लस एरिया A2 प्लस एरिया A3, एफ एक्स ग्राफ दिख जाए तो उसका एरिया आपको वर्क ही देगा। ठीक है, एरिया A1 क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकाल दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फिर ट्राइंगल, इन तीनों एरिया को निकाल कर ऐड कर दो, आपको वर्क आ जाएगा। ठीक है, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ग्राफ के ऊपर ही, एक औरत है जो 100 न्यूटन का फोर्स लगाती है स्टार्टिंग में, और 10 मीटर तक चलती है। ठीक है, और उसके बाद अगले 10 मीटर में उसका फोर्स 100 न्यूटन की बजाय क्या हो जाता है, 50 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है भैया बताओ वर्क कितना किया, तो इसका एरिया निकाल दो A1 और इसका एरिया निकाल दो A2। ये क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है, A2 क्या है, ट्रेपीजियम है, और A1 क्या है, रेक्टेंगल है, इसका एरिया निकाल दोगे आपको वर्क आ जाएगा। अच्छा हाँ, नीचे कह रहा है कि जैसी वो औरत उस लगेज को खींच के ले आ रही थी, तो उसके ऊपर लग रहा था फ्रिक्शन फोर्स, कितना लग रहा था, 50 न्यूटन का, और वो 20 न्यूटन तक लगा। तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, तो भैया इसका एरिया निकाल दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये वाला एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स क्या होगा, क्या होगा, अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तो एरिया ऑफ A1 प्लस A2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब आता है भैया फोर्स, आपको वर्ड कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेशन का फंडा कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपका फोर्स पूरे रास्ते में क्या वेरिएबल हो। ये देखो, ये बॉडी ए से x1 से स्टार्ट कर रही है, कहां से स्टार्ट कर रही है, x1 से, कहां तक जाना है, x2, और जिस फोर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो इस बॉडी को ले आने में, वो फोर्स क्या है, वेरिएबल है, क्या है, आपको ले कहां पे है ना, x1 से x2 तक, और इस ब्लॉक को उठाने के लिए जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का वर्क निकालते हो, क्या निकालोगे, वर्क एट एनी इंस्टेंट, वर्क एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट का वर्क निकालो, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, हर पॉइंट का वर्क डन क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्या आएगा, कुल वर्क निकालो तो सारे वर्क को क्या करो, ऐड कर दो, ऐड करने से बढ़िया हमें पता भैया इंटीग्रेट कर दो। तो वर्क एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, डीडब्ल्यू आपको याद है, वो क्या होगा, फोर्स इंटू में उस इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डीएक्स। तो ये आ गया उस इंस्टेंट का वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन आपको कहां से निकालना है, x1 से लेके x2 तक, टोटल वर्क डन x1 टू x2, तो डीडब्ल्यू का इंडियन क्या होगा, डब्ल्यू एफ डी एक्स x1 x2, ये फॉर्मूला आ गया। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इफ f इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x1 0 मीटर टू x2 4 मीटर।
कैसे करेंगे भैया? तो भैया फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फोर्स वेरिएबल है, एक्स के साथ फोर्स के अंदर लगातार क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वर्डन, एफ डी एक्स x1 x2, एफ कितना भैया 3x² 2x + 5 इंटू में dx, और यहाँ पे लिमिट आएगी x1 की वैल्यू क्या 0 और x2 की वैल्यू क्या 4। इसको इंटीग्रेट करो, 3 बाहर आएगा, x² का इंटीग्रेट होगा x की पावर 3/3, लिमिट लगी 0 से लेके 4, 2 बाहर आएगा, x की पावर 1 है तो इंटीग्रेट करो x की पावर 2/2, लिमिट लगी 0 से लेके 4, और 5 को करोगे तो 5 बाहर आएगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब x आएगा, क्या आएगा, लिमिट लगी 0 से लेके 4। सॉल्व कर लीजिए इसको, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वर्क आगे बोलो, है एनर्जी, एनर्जी हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना मैकेनिकल एनर्जी, तो इसलिए फालतू की एनर्जी नहीं पढ़ाते हुए मैं मैकेनिकल। बाकी एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं भैया, एनर्जी कहते हैं, कैपेबिलिटी टू डू दी वर्क, ठीक है। कार्य करना ही, पर सेकंड में आप जितना वर्डन करोगे वही किसका, सॉरी हाँ एनर्जी कहते हैं उसको, एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इसे हमें पढ़ना है। मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास दो एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, ड्यू टू, तीन चीजों की वजह से, ड्यू टू पोजिशन, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप एंड साइज। अगर आप किसी बॉडी के शेप और साइज को भी चेंज करोगे तो भी क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, या किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करोगे तो भी उसके अंदर क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है भैया। तो भैया पहली क्या है, काइनेटिक, दूसरी क्या है, पोटेंशियल। सबसे पहले पढ़ते हैं काइनेटिक के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर मोशन के गुण के कारण आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी possessed by body by virtue of its motion। अब देखिए मोशन की वजह से आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, एग्जांपल में कोई कार चल रही है, वो किसी से टकराएगी तो उसको तोड़ ताड़ देगी, तोड़ ताड़ देगी मतलब वर्क डन किया, ठीक है। तो वर्क किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसके पास चलती बॉडी के पास क्या थी, एनर्जी थी। वर्क हमेशा किसकी वजह से होता है, एनर्जी की वजह से। कहीं पे वर्क हुआ इसका मतलब एनर्जी है, चलती चीज की वजह से वर्क हुआ इसका मतलब उस बॉडी के पास क्या थी, काइनेटिक थी, ठीक है भैया। तो कोई चलती हुई चीज किसी से भी टकराती है, या फिर कोई भी जिसके पास मूवमेंट होती है वो दूसरे चीज से टकराएगी तो वर्डन करेगी, यानी उस बॉडी के पास चलती हुई चीज के पास क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्या होगी, और काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैलकुलेशन करने के लिए आपको ध्यान रखना है भैया, किसी चलती बॉडी को रोकने में जो भी वर्डन होगा या किसी रुकी बॉडी को चलाने में जो भी वर्डन होगा वो सब किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। किसी चलती बॉडी को रोकने में और किसी रुकी बॉडी को चलाने में आप जो भी वर्डन करते हो किसके बराबर होता है, बॉडी की काइनेटिक के बारे में होता है, ठीक है भैया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ बॉडी इन मोशन, अ बॉडी इन, एक बॉडी को मोशन में लाने के लिए जो भी वर्डन होगा वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। इन ब्रिंगिंग अ बॉडी इन मोशन, देखिए भैया ये बॉडी है आपकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, इसका मास क्या है m, इसके ऊपर आपने फोर्स लगा दिया, थोड़ी देर बाद ये बॉडी क्या होगी, मोशन में आ गई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, s। अच्छा हम जो कर रहे हैं वो एक्सेलरेशन उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, s का किया है। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, क्योंकि हमें पता जो वर्क करेंगे वही किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। जो वर्क करेंगे वही किसके बराबर होगा, ये बॉडी रुकी हुई थी, रुकी बॉडी को चलाने में जो भी वर्क होगा वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक के। तो वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट मास। एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए क्या है, v है। तो भैया एक्सेलरेशन क्या होता है, v² - u² अपॉन में 2s, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, s। अच्छा ये कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू रखनी है, आपको एक्सेलरेशन पता है। तो ये ऐसे लिखेंगे, s से s क्या हुआ, कैंसिल हो गया, रखो यहाँ पे वैल्यू, तो हाफ, और v की वैल्यू क्या है भैया, v की बॉडी थी ना 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद mv² आएगा।
ये वर्क हुआ, और यही वर्क किसके बराबर होगा? काइनेटिक के। ग्रुपी बॉडी को चलाने के लिए जो भी वर्क डन होगा किसके बराबर होगा? काइनेटिक के। ठीक है, फिर आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भैया? कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? वर्क डन के। किसके बराबर होगा? चेंज इन का। इसकी स्टेटमेंट ही यही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू वर्क डन। जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आएगा किसके बराबर होगा? हमेशा वर्क डन के बराबर होगा। तो देखिए भैया, प्रूफ कर रहे भैया, ये बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, इसका मास क्या था m, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया F, इसका एक्सीलरेशन क्या था? पूरे रास्ते कांस्टेंट था a, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया s, और बॉडी की बाद में वेलोसिटी कितनी होगी v। मतलब ये बॉडी रुकी नहीं थी, ये बॉडी चल रही थी, और इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी v। चलो प्रूफ करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो देखिए, हमें वर्क निकालना है क्योंकि हमें प्रूफ करना है वर्क किसके बराबर है? चेंज इन काइनेटिक के। अच्छा, इस केस में काइनेटिक क्या होगी? जब इसके पास वेलोसिटी u थी, मास m था, वेलोसिटी u है, मास m है, तो काइनेटिक कितनी होगी पता? इनिशियल काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो भैया देखिए, वर्क डन निकालो। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक के बराबर आना चाहिए। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा? मास इंटू में एक्सीलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट मास। एक्सीलरेशन क्या होगा? थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s। अबे एक्सीलरेशन की वैल्यू रखना, डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एस, एस से एस कैंसिल हो गया। ये क्या होगा भैया? एम वी स्क्वायर, एम की मल्टीप्लाई कर उसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 2। तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये क्या है भैया? फाइनल काइनेटिक। ये क्या है? इसके बराबर आ रहा है, यानी चेंज इन काइनेटिक किसके बराबर आ गया? वर्क डन के बराबर आ गया। प्रूफ कर दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन क्वेश्चन मैं कल से ही कराना चालू करूंगा। कल से किसी भी चैप्टर की थ्योरी नहीं कराऊंगा, बच्चों को वही बताऊंगा जब मैं पेपर कराऊंगा। कल से पेपर सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, और दूसरा डाउट लूंगा। ठीक है, यही दो काम करने मुझे। ठीक है, तो इसलिए कल से क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, कल से थ्योरी नहीं होगी, ये आज थ्योरी की आखिरी क्लास है। वर्क आगे बोल भाई, क्वेश्चन करा रखे ना इसके बाद। हाँ, रिलेशन बिटवीन, ये ध्यान रखना, कल ये आज की क्लास तो मान लो किसी ने मिस कर दी या कोई लेट आ गया, लेकिन कल से मत मिस करना। कल से 2 न्यूमेरिकल क्लास लूंगा, एक टाइम एक पेपर कराऊंगा, दूसरे टाइम दूसरा पेपर कराऊंगा, और साथ में वो लूंगा। अगर किसी ने केवल वो पेपर अच्छे से कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे में से पूरे नंबर है, अब भी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसीलिए लापरवाही मत करना भैया, मेरे हिसाब से चल लो। जिसने पेपर दिया होगा, जिसका अच्छा भी गया होगा, जिसका खराब भी गया होगा, जानता होगा भैया मैं वजह नहीं हूं। अगर अच्छा जाता तो वजह होता मैं, और खराब जा रहा है तो वो उसकी वजह खुद है वो, क्योंकि इतना खराब नहीं जाना चाहिए जितना खराब गया है उनका। ठीक है, इसके देखो कितने हैं तेरे, बताओ इतने खराब नंबर, 47 नंबर। ठीक है, और इसको पता है, इसको सारा पढ़ा रखा है मैंने, सारा पढ़ा रखा था, भूल गया। रिलेशन इन बिटवीन, भाई देखिए प्लीज, रिलेशन इन बिटवीन काइनेटिक एंड मोमेंटम। देखिए भैया, काइनेटिक और खैर ये कोई डेरिवेशन तो आती नहीं है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम बी। इनके बीच का रिलेशन काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद कर देगा। ठीक है, तो देखिए भैया, इसके में क्या करो, इस काइनेटिक में क्या करो, एम से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? एम स्क्वायर, ये क्या हुआ? वी स्क्वायर, और नीचे एम से डिवाइड कर दिया। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या हुआ? एम वी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, अपॉन में 2m, ये भी लिख सकता हूँ। तो बेटा एम वी होता क्या है? पी। तो काइनेटिक क्या हुआ? पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो पी स्क्वायर क्या होगा? 2km। तो पी क्या होगा? ये हो गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूँ, अगला बोल। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उसकी शेप और साइज को चेंज कर दो, फिर भी बॉडी के अंदर क्या आती है। लेकिन बॉडी कैसी होनी चाहिए? जिसकी शेप और साइज को चेंज कर रहे हो, बॉडी शुड बी इलास्टिक। बॉडी कैसी होनी चाहिए?
अगर इलास्टिक बॉडी नहीं है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं आ सकती, चाहे उसका शेप और साइज कुछ भी चेंज कर दो। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? वो बॉडी जो अपनी शेप और साइज को क्या करे, चेंज कर रिगेन कर सके। क्या करे? स्प्रिंग, कोस्को की बॉल, या जो भी चीज होती है भैया जो अपनी साइज को रिगेन कर सकती है, वो कैसी बॉडी कहलाती है? इलास्टिक बॉडी। और जैसी बॉडी के ऊपर अगर आप वर्डन करोगे तो उनके अंदर क्या आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। आपको पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन, वर्क डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए भैया कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, सुन लीजिए। वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्डन क्लोज पाथ में क्या होता है? जीरो होता है। वो फोर्स जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेडियंट होता है या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होती है वो हमेशा उसी कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आती है। देखिए क्या वर्क डन, प्रॉपर्टी ध्यान रखना इसका, कंजर्वेटिव फोर्स। खड़ा हो गया, इधर बैठ। तू सोच रहा है कि मैं तेरे को पेल दूंगा ढंग से, है? यही सोच रहा है ना? सुद्धू तेरे को पड़ गया, एक घूसा मार दिया तेरे को पता लगेगा कि क्या हो गया तेरे साथ। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ पाथ। नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन दी, किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, किस पे डिपेंड करता है? तीसरा, वर्क डन बाय, अभी ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है? अभी याद रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ, क्या आता है भैया? जीरो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। तीसरा और चौथा सबसे मेन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो अपनी एनर्जी को डिफरेंशिएट करने पर एक्स के रिस्पेक्ट में किसके बराबर आता है? खुद के बराबर आता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्डन, अगर वर्डन बोलो तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो किसके बराबर आएगा? कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आएगा। ये सारी चीजें करेंगे। पहले हम कर रहे हैं भैया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है भैया? वर्डन अगेंस्ट दी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की। समझ गया भैया? अब हमें करना है भैया कंजर्वेटिव फोर्स को, कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है? क्या है अगला एग्जांपल? देखिए भैया, एग्जांपल देखिए, इसके मैंने दो तरह के एग्जांपल लिखवाए थे। एक तो बाय पोजीशन, अगर आप छत से किसी चीज को फेंकोगे तो उसके पास क्या होगी? एनर्जी रहेगी। एनर्जी रहेगी, छोड़ोगे तो क्या होगा? उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो क्या करेगी? वर्क करेगी, और कहां जाएगी? जमीन पर आ जाएगी। और किसी के सर पे गिरा होगा तो सर भी क्या करेगी? फाड़ देगी। समझ गए? अच्छा, दूसरा एग्जांपल है, डैम के ऊपर पानी बहुत ऊंचे लेवल तक होता है और नीचे क्या होता है? गेट होता है। अब जब ऊंचे लेवल तक पानी है, पानी की हाइट बहुत ज्यादा है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। जैसे डैम का गेट खुलता है वैसे पानी बहुत तेजी की रफ्तार से निकलता है। उसके पास वो एनर्जी कहां से आई? उसके पास वो एनर्जी आई जो कि उसके पास हाइट की वजह से थी। हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। यानी उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी, वही पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। और काइनेटिक ने क्या की वजह से, जब पानी टकराया किससे? टरबाइन से, तो उसने क्या किया? टरबाइन से घुमा दिया, और टरबाइन को घुमाते के साथ ही मैकेनिकल एनर्जी आ गई। और मैकेनिकल एनर्जी कहां जाती है? जनरेटर के पास। जनरेटर में लगाता है शाफ्ट, शाफ्ट भी घूमने लगता है, शाफ्ट घूमने लगता है तो भी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है। यानी टरबाइन पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। काइनेटिक किसमें कन्वर्ट हुई? मैकेनिकल में। मैकेनिकल किसमें कन्वर्ट होगी? जनरेटर थ्रू, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है भैया? तो यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी बाय पोजीशन। अच्छा, एक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन में से आप धनुष को खींच दो तो धनुष की शेप क्या होती है? चेंज हो जाती है। और जैसे छोड़ोगे तो तीर क्या होता है? बहुत तेजी से आता है। शेप चेंज हुई तो कौन सी एनर्जी आई? पोटेंशियल। और जैसे छोड़ो पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। ठीक है? आपने देखा होगा बचपन में खिलौना खेला था हमने, गाड़ी को पीछे करते थे ऐसे करके, और गाड़ी क्या होती थी? आगे भागती थी। तो एक्चुअल में उसमें स्प्रिंग लगी होती थी, जब आप उसको पीछे खींचे स्प्रिंग क्या होती? मुड़ जाती थी। मुड़ने से उसकी शेप क्या होती थी? चेंज हो जाती थी। अब स्प्रिंग कैसी होती है? इलास्टिक होती है। तो जब शेप चेंज करोगे इलास्टिक बॉडी का तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा? उस एनर्जी की वजह से गाड़ी क्या होती है? आगे जाती है आपकी, है ना? तो ये सारे एग्जांपल थे पोटेंशियल एनर्जी बाय पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी बाय कॉन्फ़िगरेशन। अगले बोल, टाइप्स ऑफ, हो गया। आगे बोल, डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट में, जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक तो हमने ग्रेविटेशनल चैप्टर में निकाला था, एक यहां पर निकाल रहे हैं। तो वर्क डन अगेंस्ट दी, वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ग्रेविटी बोले तो क्या, वेट, ग्रेविटी बोले तो वेट के अगेंस्ट में जो भी वर्क डन करोगे वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। देखिए भैया, ये एक ब्लॉक था जिसका मास m था, इसका वेट क्या था, mg था, नीचे लग रहा था, आपने इसको उठा करके कहां ले आए, h हाइट पर, है ना। तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स कितना लगाते हो, जितना नीचे लग रहा है उसका उल्टा, यानी mg फोर्स लगाया है। और आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। तो आपने जो इस ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क किया है वो कितना किया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया भैया, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h। तो वर्क कितना किया, और यही वर्क क्या होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में किया है। और ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में किया गया वर्क किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या गया, mgh। कोई दिक्कत तो नहीं, अगर बोल दिखा, एक बार मेरे को दिखा दो। ना ना ना, अभी और भी है, इससे पहले भी। शो दैट द ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये शो करना भी है कि आपकी ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है। कैसा है नेचर का है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसके द्वारा किया गया वर्णन पाथ पे डिपेंड, ये शो करना भी है। तो शो दैट, ये क्वेश्चन काफी याद आता है, शो दैट ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, वेट क्या होता है, ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन फोर्स है, वेट भी ग्रेविटेशन फोर्स है, और ग्रेविटेशन फोर्स तो खुद ग्रेविटेशन है ही, जिसकी वैल्यू क्या होती है, G(m1m2) अपॉन में r स्क्वायर। तो भैया अगर मुझे कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इस रास्ते से होते हुए मैं कितनी हाइट पर लेके आ गया, h हाइट पर, कितनी हाइट पर लेके आ गया, इसका वेट कितना, इसका मास m था, इसका वेट क्या होगा, mg। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो ऊपर लगा रहे हो, फोर्स कितना लगाओगे, mg। तो आप a से b पे ले आए हो, तो वर्डन a से b क्या होगा, ए से बी का वर्डन क्या होगा, जो आपने वर्क किया, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लगाया है, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h। तो वर्क कितना हो गया, mg। ये पहला केस आ गया। दूसरे केस में मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को h हाइट पर लेके, लेकिन रास्ता मेरा कुछ और था, मुझे ले आना है h हाइट पर, लेकिन रास्ता मैंने ये अप्लाई किया। तो इसका वेट क्या है, mg, तो इसका मास क्या है, तो इसका वेट क्या होगा, mg। आपको पता है ये क्या होगा, कॉन्टेक्ट फोर्स, ये क्या होगा, ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये क्या होगा, mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। तो आपने फोर्स कहां लगाया, ऊपर, तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, अपोजिट फोर्स के बराबर होगा, नहीं mg। हाँ, इस केस में आपको ध्यान रखना, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लेके चलनी है, 0, क्या लेके चलनी है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। तो भैया आपने, आपको h हाइट पे ले आना है, यहां से यहां तक ले आना है, लेकिन रास्ता आपने यह इख्तियार किया, तो आपका वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है भैया, देखो ये जो फोर्स है वो कितना है, अपोजिट फोर्स के बराबर लगाओगे ना, तो mg sin थीटा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, इसको नाम देते हैं a, ये है b और ये है c। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ca, कितना हुआ है, c। तो mg sin क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, h, हाइपोटेन्यूस क्या है, ca, इंटू में ca, ca से ca क्या हुआ, कैंसिल हो गया, वर्क फिर क्या आ रहा है, mg। तो आप देख रहे हो, आपको एच हाइट पे ले आना है, इसको ऐसे ले गए, और इसको, इसी ब्लॉक को आप ऐसे ले गए एच हाइट पर। आपने क्या किया भैया, रास्ता अलग लग चुना, लेकिन वर्क क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। आगे देखिए भैया, ये शो करना है कि शो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज साइकिल, इन अ क्लोज पाथ, इज इक्वल्स टू में क्या आना चाहिए, 0। चलो कैसे शो करते हैं इसको, ये भी आसान है।
आप क्या करें, आप ए से बी पर किसी चीज को ले आओ, एच हाइट पर ले गए, इस ब्लॉक को ले आ रहे, इसका मास क्या है, एम, इसका वेट क्या होगा, एम जी। तो कंजर्वेटिव क्या है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या है ये। तो जब आप ऊपर गए, वर्क डन ए टू बी, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कैसे कर रहा होगा, माइनस एम जी एच, कितना कर रहा होगा, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, ऊपर। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या उल्टी है, और जब दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है तो वर्क क्या होता है, नेगेटिव आता है। अच्छा, जब आप बी से ए पे आए तो आपको पता फोर्स भी नीचे लग रहा है, बॉडी भी क्या आ रही है नीचे, तो ये वर्क क्या होगा, एम जी एच, क्या आएगा, ए से बी पे गए और बी से ए पे आ गए, यानी क्लोज साइकिल होगी ना, ए से बी और बी से ए, तो टोटल वर्डन ए टू बी देन बी टू ए, क्या होगा, ए बी का वर्डन प्लस बी ए का वर्डन, ए बी का वर्डन क्या है, माइनस एम जी एस प्लस एम जी एच, कैंसिल हो गया, वर्डन क्या आ गया, क्लोज साइकिल में वर्डन क्या आ गया, जीरो आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला टॉपिक है भैया, रिलेशन इन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन बिटवीन फोर्स, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का रिलेशन निकालना है। एक बॉडी गिर रही है, एक बॉडी यहां पर थी, इसकी एनर्जी कितनी थी, इनिशियल यू थी, नीचे गिरी, यहां पर आगे कितना डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा एक्स का किया, फोर्स क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम जी, क्या होगी, और एम जी क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर एनर्जी बढ़ी होगी फाइनल पे या कम होगी, होगी, यहां से बॉडी नीचे गिर करके ए से कहां पर आ गई, बी पर आ गई, तो बताओ एनर्जी बढ़ी होगी कम होगी, होगी कम होगी, होगी क्योंकि नीचे गिर रही है, तो एनर्जी कितनी होगी, यू माइनस डेल्टा यू, कितनी होगी, होगी यू माइनस डेल्टा यू। तो वर्क क्या होता है, वी नो, वर्क जो होता है वो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी और फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, फोर्स इंटू में, पता ना भैया, जो वर्क होता है वो एनर्जी के चेंज के बराबर भी आता है और फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर आता है। एनर्जी का चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस, और फोर्स क्या है, एफ, एफ की वैल्यू आपको पता ही है, एमजी, खैर मैं एमजी लिख रहा, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, डेल्टा एक्स का, तो भाई ये फाइनल एनर्जी क्या है, यू माइनस डेल्टा यू, और इनिशियल क्या है, यू, ये यू है, जीरो नहीं है, यू है, एफ इंटू में डेल्टा एक्स, तो ये क्या हुआ, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल्टा यू इक्वल्स में क्या आ गया, एफ इंटू में डेल्टा एक्स, तो एफ की वैल्यू आ गई माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब इसको हम लिख देंगे इफ डेल्टा एक्स टेंस टू क्या है भैया, जीरो, बहुत छोटा है, ये जो बॉडी गिरी है यहां से यहां तक वो बहुत छोटी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत कम है, तो देन हम लिख सकते हैं इसको एफ इक्वल्स टू में माइनस डी यू अपॉन में डी एक्स, समझ गए भैया। यानी आप पोटेंशियल एनर्जी को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो भैया क्या आएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आएगा, ये मैंने आपको कराया था, ये सारी चीजें प्रूफ होगी। अब आते हैं भैया मैकेनिकल एनर्जी पे, किस पे आते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ करने के लिए नहीं आता, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी होती है टोटल, मैकेनिकल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी भी कहते हैं, ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर आती है, ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर आती है। कंजर्वेशन क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है भैया, कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू में क्या आती है, कांस्टेंट आती है, क्या आती है, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी अगर आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, कांस्टेंट। जब काइनेटिक घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, और जब काइनेटिक, समझ गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर काइनेटिक घट रही है तो पोटेंशियल बढ़ रही है, सम क्या आएगा, वही आएगा, या काइनेटिक बढ़ रही है तो पोटेंशियल क्या आएगी, घटेगी, सम क्या आएगा, वही आएगा, कांस्टेंट, समझ गया, यही है कंजर्वेशन ऑफ। अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, इसके आने की संभावना 98.8% है, ठीक है। शो दैट फ्रीली फॉलिंग बॉडी
हैज कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, हैज कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी। यानी आप काइनेटिक और एक बॉडी गिर रही है, फ्री फॉल कर रही है, क्या कर रही है, मतलब किसी ने फेंका नहीं, उसको मैं ड्रॉप किया है। तो गिरती बॉडी की जो मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल सम क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, तो भैया एक बॉडी थी जो कि कहां पे थी, ए पॉइंट पर, और इसको मैंने क्या किया, ड्रॉप किया। ड्रॉप करते वक्त इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। और जमीन से इसकी हाइट कितनी है भैया, ये जमीन है, इसकी हाइट कितनी है, h है। तो भैया यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा, काइनेटिक ए प्लस पोटेंशियल है, बोला हाँ। इसका मास क्या है, काइनेटिक ए क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर, और पोटेंशियल एम क्या होगा, एम जी हाइट ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं ए पॉइंट की वेलोसिटी के बारे में बात करूं, तो ए पॉइंट पे ड्रॉप किया, ड्रॉप करते वक्त आपको वेलोसिटी नहीं देते, तो काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम, वेलोसिटी क्या है 0, एम जी, जमीन से हाइट कितनी है ए पॉइंट की, ए पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी है h, तो सॉल्व करो तो क्या आएगा, एम जी। मान लीजिए गिरती हुई वो यहाँ पे आ गई बॉडी, कितना दूरी तय की इसने, x, तो जमीन से कितनी दूरी रह गई होगी, h माइनस एक्स। ठीक है, ये बी पॉइंट है। अच्छा, बी पॉइंट पे आते आते बॉडी के पास ग्रेविटी की वजह से कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, तो क्या हो गई, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल रहे हैं। तो किसका नाम, काइनेटिक बी प्लस पोटेंशियल बी। काइनेटिक बी क्या होगी, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट बी का स्क्वायर, पोटेंशियल क्या होगी, एम जी, जमीन से हाइट बी की। ठीक है, एच बी ले ली। तो भैया आपको वेलोसिटी एट पॉइंट बी तो पता ही नहीं है, पता है भैया, देखो कैसे निकालेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ए टू बी की बात कर रहा हूँ, तो ए टू बी में आपको एक इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s, पता। तो आपको वी निकालना है, बी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बी, इनिशियल क्या है 0, बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी के बराबर डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, x। तो बी वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2gx, क्या आ गई 2gx। तो हमने यहाँ पे लिख दिया हाफ मास 2gx प्लस एम जी, जमीन से हाइट कितनी है भैया बी पॉइंट की, बी पॉइंट की जमीन से हाइट कितनी है, h माइनस एक्स। तो भैया ये क्या हुआ, ये और ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर क्या आ गया एम जी एक्स, और इधर क्या हुआ प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या हुआ, फिर आ गई मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई बी पॉइंट पर, वही आ गई जो ए पॉइंट पर थी। ए पे क्या थी बे, ठीक है। अब निकालते भी सी पॉइंट पर, गिरती हुई कहां पर आ गई, जमीन पर, गिरती कहां पर आ गई, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर जैसी आई तो हम निकालते फिर टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, काइनेटिक सी प्लस पोटेंशियल सी, बोला हाँ। काइनेटिक सी क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर, एम जी, जमीन से हाइट सी की। अगर आपको बात करूं तो हाइट ऑफ सी पॉइंट क्या है भैया, 0 है, जमीन पर आ गया ना, तो ये क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल्स में क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी, और ये क्या हो गया 0, तो हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर। लेकिन आपको सी पॉइंट की वेलोसिटी पता ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, ए टू सी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए से सी की मोशन की बात करते हैं। तो आप यही क्वेश्चन लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s। आपको कहां पे वेलोसिटी चाहिए, सी पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी क्या है ए पे 0, बॉडी आ रही है नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया बॉडी ने, h। अबे ए से सी में कुल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो वी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 2gh। तो ये क्या होगा देन, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट सी का स्क्वायर क्या होगा, हाँ स्किल सेट पे क्लास है, हाँ स्किल सेट पे। ठीक है, और वीसी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखिए 2g, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या गया एम जी एच, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। तो हम देख रहे हैं ए बी सी सारे की एनर्जी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, प्रूफ कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये बात करते हैं स्प्रिंग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या है भैया, इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक हेलिकल बॉडी, इलास्टिक 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 मतलब जो अपनी शेप को रिगेन करे, इलास्टिक एंड हेलिकल बॉडी को हम क्या कहते हैं भैया, स्प्रिंग कहते हैं। ये है स्प्रिंग। ठीक है, ये है स्प्रिंग। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, सबसे पहले कहते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ फॉर
किसके लिए? अगर हमें हुक्स लॉ ड्राइव करना है तो हम हुक्स लॉ ड्राइव कर रहे हैं फॉर स्प्रिंग फोर्स के लिए, स्प्रिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स। हुक्स लॉ हम ड्राइव कर रहे हैं स्प्रिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स के लिए। तो देखिए भैया, आपने स्प्रिंग को बाहर खींचा एफ फोर्स से, तो स्प्रिंग फोर्स लगा रही है अंदर की तरफ, है ना? तो मान लीजिए आपने स्प्रिंग को यहां से यहां तक खींचा, तो बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा, बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स की बात कर रहा हूं इसकी, तो देखते हैं भैया कि फोर्स उतना ही ज्यादा होगा जितना एक्स होगा। अगर आप स्प्रिंग को ज्यादा खींचोगे तो आपको फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी एफ इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है। अब ये इस एफ को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगा दिया, इसे कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, याद है? और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है अलग अलग स्प्रिंग के लिए क्या होती है? अलग अलग होती है। जो हार्ड स्प्रिंग होती है उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा। और जो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है जिसको खींच पाना और दबा पाना बड़ा आसान होता है, उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है? कम। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स हो गया। क्या आ गया? अप्लाइड फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है, लेकिन बॉडी कहां है? डिस्प्लेस हो रही है। स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? बाहर। और स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है? अंदर। तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो एक्स के क्या है? वो भी डायरेक्टली है। जितना ज्यादा आप स्प्रिंग को बाहर खींचोगे, स्प्रिंग अपने आप को क्या करेगी? अंदर उतने ज्यादा फोर्स से खींचेगी, यानी स्प्रिंग फोर्स भी क्या एक्स के क्या है? डायरेक्टली है। लेकिन इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया? माइनस के एक्स लगा दिया। क्यों लगाया भैया? क्योंकि जो एक्स है वो बाहर हो रहा है राइट में, और जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो कहां गया है? ऐसे आप स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स कहां लग गया? बाहर। और स्प्रिंग कहां दबा रहे हो? अंदर। दोनों एक दूसरे क्या है? अपोजिट। आ रहा भी है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ठीक है, अगर स्प्रिंग फोर्स बोलेगा तो आपको ये लेना है, और अप्लाइड फोर्स बोलेगा इन स्प्रिंग तो आपको ये लेना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। तो वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग के। ठीक है भैया, तो देखिए स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? वेरिएबल होता है। क्या होता है? हर पॉइंट पर आपको पता है एक्स की वैल्यू अलग अलग होगी, स्प्रिंग फोर्स भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम निकालते हैं एट एनी इंस्टेंट का वर्क डन। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो वर्क डन होगा क्या होगा? डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के। हम ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है स्प्रिंग फोर्स भी क्या होता है? हर पॉइंट पर वेरी करता है। आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन का सहारा लोगे। तो हमने क्या किया? एक छोटे से इंस्टेंट का वर्क निकाल दिया। छोटे से इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डीएक्स। ठीक है, तो ये जगह डी डब्ल्यू इक्वल्स में फोर्स की वैल्यू क्या होती है? के एक्स डी एक्स। बोला हाँ। टोटल वर्क डन के लिए क्या करोगे? टोटल वर्क डन, वर्क डन के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू के बाहर आएगा, एक्स डी एक्स क्या होगा? एक्स की पावर 2 अपॉन में 2, तो वर्क क्या आ गया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये भैया पोटेंशियल एनर्जी आई है। और कई बार हम इसको वर्क भी लिख देते हैं, ये वर्क किया है, और इसी को हम कई बार लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर। जो पूछेगा आपको वही लिख देना है। बाकी वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है। अगला टॉपिक है भैया आपका, हाँ, कोलिजन। ठीक है भैया, पावर नहीं करना, पावर, 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 रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, ये सब क्या होते हैं भैया? पावर होती है। तो पावर क्या हो गया? वर्क अपॉन में टाइम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट पावर क्या हो जाएगी? डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। बोला हाँ। अब इंस्टेंट पर क्या होगा? डी डब्ल्यू, और इंस्टेंट क्या होता है? डी टी। तो पावर के फॉर्मूले ही हो गए। ठीक है, अगर पावर पावर को और देखा जाए तो भैया वर्क पावर हो गया डी अपॉन में डी टी। वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, है ना? ये होता है। अच्छा, फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो तो एफ कॉस थीटा बाहर आ गया। अंदर क्या होगा? डी एक्स अपॉन में डी टी। डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया एफ वी, क्योंकि एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में उस पर फॉर्मूला यूज हुआ है, कॉस थीटा। ठीक है, कुली के केस में, कुली के केस में पावर जब वर्क नहीं हो रहा था तो पावर क्या होगी? जीरो।
कैसे? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती थी, वाई के अलोंग, और फोर्स कहां लगाता था, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है भैया, समझ जाओ। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट क्या होगी, वॉट, और जूल पर सेकेंड, ठीक है, समझ गए। उसके बाद सम अदर यूनिट्स ऑफ पावर, सम अदर इंपोर्टेंट यूनिट्स ऑफ पावर, यूनिट्स ऑफ पावर। तो ये देखिए पहला क्या होता है, एचपी, एचपी हॉर्स पावर, ये क्या होता है 746 वॉट के बराबर आता है, या 746 जूल पर सेकंड के बराबर आता है, ठीक है। दूसरा होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट, खैर ये तो एनर्जी की यूनिट होगी एक तरह से, ठीक है। तो एक यूनिट जो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर आता है, एक यूनिट में इतनी एनर्जी कंज्यूम होती है, ठीक है भैया। और इसमें कुछ और है खास है नहीं, ठीक है, पावर इतना ही था, पावर में ज्यादा कुछ है नहीं। फिर कोलिजन आते हैं। तो भैया अगर मैं कोलिजन की बात करूं तो कोलिजन हमारे पास क्या भैया, दो टाइप है, इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन। कोलिजन पढ़ने से पहले एक उसका पैरामीटर होता है जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जब उसकी वैल्यू, खैर ये होता है ई से लिखते हैं इसको, और ये होता है फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है भैया। आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी का जो चेंज का रेशियो आता है वही क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के क्या होता है, बराबर आता है। और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं रखना आपको, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बिफोर द, डिफरेंस इन वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, ठीक है भैया। अच्छा ये हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर ई की वैल्यू 1 आए तो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ई की वैल्यू लेस देन 1 आए, ई की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा आती है लेकिन 1 से क्या होती है, कम आती है, इसे कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। और यही कोलिजन हमारी डेली लाइफ में होता है, ठीक है भैया। और ई की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा होती नहीं है, अगर आ भी गई, कभी नहीं आती वैसे, 1 से ज्यादा आ भी गई तो इसे कहते हैं सुपर इलास्टिक कोलिजन, सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है भैया। तो अब ये जो है डेरिवेशन है इसकी, ठीक है, E1 प्रूफ करो इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो ये मैं क्वेश्चन में ही कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा था क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है भैया। तो हमारे पूरे का पूरा चैप्टर क्या हुआ, थ्योरी मैंने खत्म कर दी है, ठीक है, ठीक है, पूरे चैप्टर की थ्योरी खत्म कर दी है। एक बार आप इसको आके अपनी नोटबुक से कॉपी कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, और वो क्या कहते हैं रिटर्न में प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा दूसरी बात यह है कि भैया इसकी जो डेरिवेशन है उसको 2 बार कम से कम लिखना, तो कि इसकी प्रैक्टिस मैंने कम कराई है, रिवीजन भी इसकी कम हुई है, ठीक है। हो सके तो एक आध बार लास्ट वाले दिन मैं इसको दोबारा से एक बार ऐसे ऊपर से बता दूंगा आपको, ठीक है भैया। बाकी आज से आपको रिटर्न में ही प्रैक्टिस करनी है, सारी चीजें मैंने अपने तरफ से रिवाइज करा दिया, आपको भी कर ली होगी, ठीक है। तो भैया ठीक है, मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। आज क्लास दूसरी नहीं होगी, आज यही क्लास थी, कल से एक मॉर्निंग मेरी न्यूमेरिकल की क्लास होगी, ठीक है, और एक इवनिंग में होगी, ठीक है भैया। मिलते हैं कल से, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।